हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी के हमारे इस चैनल विनर मैथ में। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री और एक्सरसाइज नंबर 8.1 और क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को स्पेसिफिक वीडियो में बनाने का यही कारण था कि देखिए, इस क्वेश्चन को अक्सर कुछ स्टूडेंट्स इसे याद कर लेते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अभी आपके पास आइडिया नहीं होगा कि कैसे हम ज्ञात करें कि 10a का मान 1 से कम होता है या नहीं होता है, या सदैव होता है या कभी कभी होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हमने इसीलिए एक स्पेसिफिक वीडियो में बनाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत सारे लड़के याद कर लेते हैं। मे बी हमने भी इस क्वेश्चन को याद कर लिया था जब हम भी 10th क्लास में थे। तो यह क्वेश्चन न समझ आने के कारण इस क्वेश्चन को मैंने भी याद कर लिया था, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आपको इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने का कंसेप्ट बताऊँगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 11 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप इसे कैसे फाइंड करेंगे? अभी तो आपके पास कोई आइडिया नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक आइडिया जरूर है अगर आप समझ रहे हो तो। किसके द्वारा? तो राइट एंगल ट्रायंगल के द्वारा इसे हम मालूम कर सकते हैं कि क्या 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए कैसे हम एक राइट एंगल टू का फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हमने फिगर को ड्रॉ कर दिया है। अब हम चलिए जानते हैं 10a का मान सदैव 1 से कम होता है या 1 से कम नहीं होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत होगी। तो देखिए कैसे, चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा भी है, बताइए कि निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करे, कारण सहित अपने उत्तर की विवेचना करे उसे। तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं सोल्व। और सोल्व लिखने के दौरान अब हम देखिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं 10a। क्या लिखेंगे? 10a। तो 10a जब हम लिखें तो आपको क्या दिखाई दिया कि आधार ये होगा और लंब ये होगा, और कर्ण भाई साहब तो कर्ण ही रहने वाले हैं। तब देखिए 10a इक्वल टू कितना होता है। अब देखिए 10a, अब इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप लिखिए पहले 10a। तो 10 का रेशियो क्या होता है? 10 का रेशियो क्या होता है? लंब बाई आधार। 10 का रेशियो क्या होता है? लंब बाई आधार। देखिए, लंब पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, लंब बाई आधार। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, लंब का मान कितना है? BC। ठीक, लंब का मान कितना है? BC। और ये आधार कितना है? AC या CA। हम लिखते हैं AC। ठीक, अब देखिए, अब जरा सोचिए, अब देखिए, अब क्वेश्चन की ओर पढ़िए। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सोचिए, अब मैं आपसे पूछूं, राइट एंगल ट्रायंगल में त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कौन होती है? तो आपका जवाब क्या होगा? मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। तो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे छोटी भुजा कौन होती है? तो आपका आंसर होगा कि सर हम इसे नहीं फाइंड कर सकते, राइट एंगल की सबसे छोटी भुजा कौन होती है। हालांकि छोटी भुजा दो ही होती है, जो है लंब और आधार। कर्ण वाला तो हमेशा बड़ा होता है। छोटी भुजा दो ही होती है, लंब और आधार। तो अब देखिए, समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज में हम ये नहीं फाइंड कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कौन होती है। हाँ, हम ये जरूर फाइंड कर सकते हैं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कि मान मिले या ना मिले। लेकिन जब तक मान मिल जाता है तभी हम फाइंड कर सकते हैं कि सबसे छोटी भुजा लंब होती है या आधार होती है, क्योंकि दो ही भुजा छोटी होती है, एक लंब एक आधार। तो अब देखिए क्या होगा। अब देखिए, मैं पूछूं 10a का मान है लंब बाई आधार। 10a का मान है लंब बाई आधार। अब देखिए, अब किसी भी केस में मान लीजिए कोई केस आपका आ गया, कहने का मतलब कि कोई आपके पास क्वेश्चन आ गया ऐसा कि
किसी किसी क्वेश्चन में तो लंब बड़ा हो, मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया लंब बड़ा 2 4 और यहाँ पे आधार दे दिया 2। अब देखिए किसी किसी क्वेश्चन में लंब बड़ा दे देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अनुपात देखिए किसका है, लंब बाई आधार। अनुपात किसका है, लंब बाई आधार। तो जब लंब बाई आधार होगा तो इसमें सोचिए, इसमें सोचिए आप कि त्रिभुज की इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन हो सकती है, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, लंब होगा या आधार होगा। सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, लंब होगा या आधार होगा। तो आप कहिए कि सर बिना न्यूमेरिकल वैल्यू मिलने हम यह नहीं फाइंड कर सकते हैं कि लंब बड़ा होगा या आधार बड़ा होगा। इसीलिए चलिए हम केस नंबर 1 लेते हैं। क्या हम लेते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 1 लेते हैं। अब देखिए इस केस में हम ले लिया समकोण त्रिभुज में लंब को बड़ा, समकोण त्रिभुज हमने लंब को बड़ा लिया, और केस 2 में लेंगे हम आधार को बड़ा। देखिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज में लंब को बड़ा लिया और आधार को छोटा लिया। क्या किया, समकोण त्रिभुज में हम सबसे पहले लंब को बड़ा लिया और आधार को छोटा लिया। और देखिए क्या आ जाता है, जब ये वैल्यू पुट करेंगे, लंब कितना है 4/2, तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये 2 2 4 ये तो कट जाएगा और ये मान आ जाएगा 2 के बराबर। अब आप सोचिए, ये बोला है कि 1 से सदैव 1 से कम होता है, मतलब ये हमेशा यूनिवर्सल बोला है, सदैव मान 1 से कम होता है। तब देखिए क्या बोला है, अब 2, अब बताइए आप 2 1 से बड़ा होता है कि छोटा, 2 1 से बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1, 2 हमेशा 1 से बड़ा ही होता है। तब देखिए अब क्या करते हैं, अब इस केस में तो आया 2 बड़ा, इस केस में तो आया 1 छोटा आ गया। इस कहने का मतलब इस केस में तो 1 छोटा आ गया। देखिए क्वेश्चन में 1 बोला है, तो इस केस में तो 1 छोटा आ गया, ठीक, इस केस में 1 छोटा आ गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि केस 1 केस 2 हम क्या बोल रहे हैं। तब तक के लिए आप देखिए, अब हम क्या कर देते हैं, अब हमने तो केस 1 में केस तो 2 ही हो सकता है, कौन कौन, या तो लंब बड़ा हो या आधार बड़ा हो। और बात है एक सदैव 1 से कम, सदैव 1 से कम होती है, सदैव 1 से कम होती है। तो यहाँ से 1 से तो बड़ा आ गया, 1 से तो इसका वैल्यू बड़ा आ गया। तो केस 1 तो यहाँ इसी पॉइंट से लगता है कि नहीं, ये क्वेश्चन यह कथन स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। तब देखिए क्या करते हैं, हम केस 1 में तो हमने ले लिया लंब बड़ा, अब केस 2 में हम आधार बड़ा कर लेते हैं। क्या आधार मान लीजिए 4 ही ले लेते हैं और ये ले लेते हैं 2। वैसे भी आप कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर ले सकते हैं, लेकिन हमने 4 ही लिया, इसी संख्या को रिपीट किया। अब देखिए अब हम चलते हैं अपने केस 2 की ओर, ठीक, अब हम चलते हैं अपने केस 2 की ओर। अब देखिए केस 2 में क्या होगा, केस 2 में फिर हम tan a का जब मान निकालेंगे, तो अब देखिए लंब कितना है, tan a का लंब मान कितना है 2, tan a का मान 2 नहीं है, tan में लंब का मान कितना है 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और आधार कितना है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4, और ये भी हो गया 2 दूना 4 और ऊपर हो गया 1 और ये आ गया 1/2, ये आ गया। अब ये 1/2 आ गया, यानी हाफ आ गया। अब बताइए 1/2 1 से बड़ा होता है छोटा होता है, क्योंकि 1 यहाँ पे हो जाएगा बड़ा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 लेस देन 1, 1/2 लेस देन 1। अब देखिए आप कहिएगा हमने क्या किया, जब हमने लंब को बढ़ा लिया, क्या जब हमने लंब को बढ़ा लिया तो tan a का मान 1 से बड़ा आया, tan a का मान 1 से बड़ा आया। लेकिन जब हमने लंब को छोटा करके आधार को बढ़ा लिया तो tan a का मान 1 से छोटा आया, tan a का मान 1 से छोटा आया और इसमें 1 से बड़ा आया। tan a का मान 1 से बड़ा आया और इसमें tan a का मान 1 से छोटा आया। तब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब देखिए अब ये क्वेश्चन करता है कि tan a का मान सदैव 1 होता है, सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। तब देखिए सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए अब सोचिए केस 1 में tan a का मान 1 से छोटा है कि केस 2 में। अब देखिए केस 1 में 1 से मान किसका छोटा है, केस 2 में 1 का मान छोटा है, मतलब कहने का मतलब 1 से छोटा मान है tan a का मान केस 2 में, क्योंकि हमने यहाँ पे आधार बड़ा ले लिया, आधार हमने यहाँ पे बड़ा ले लिया और लंब को छोटा ले लिया। अब तो ये बात यूनिवर्सल नहीं हो सकती कि हर जगह आधार का मान ही बड़ा हो, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना, हर जगह आधार का ही मान बड़ा हो, किसी किसी केस में तो लंब का भी तो मान बड़ा हो सकता है। अब तो हमें ये तो ज्ञात नहीं है स्पेसिफिक रूप से कि आधार ही बड़ा होगा लंब ही बड़ा होगा, ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तब देखिए इस केस में तो 1 का मान
इस केस में तो tan a का मान 1 से छोटा आया, ठीक है। इस केस में तो वो tan a का मान 1 से छोटा आया है, लेकिन जब आप इस केस को देखेंगे, क्या, जब आप इस केस को देखेंगे तो इस केस में tan a का मान 1 से बड़ा आ गया है। तो देखिए जब इस केस को लेते हैं तो इस केस के अनुसार ये तो रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। कैसे, देखिए जब tan a का मान निकालते हैं तो tan a में हमने केस 1 में लिया था माना कि लंब बड़ा है, tan a में केस 1 में हमने लिया था कि लंब बड़ा है, ये हो गया केस 1 और ये हो गया केस 2। तो केस 1 में लिया था लंब बड़ा है, तो ये तो लंब बाई आधार होता ही है। माने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan a में लंब बाई आधार दे दिया है, तो लंब बाई आधार दे दिया है तो त्रिभुज की बाकी जो त्रिभुज की सबसे दो छोटी भुजा है, त्रिभुज की दो छोटी भुजा है, छोटी अकॉर्डिंग टू रिलेटिव टू AC, रिलेटिव टू BA के, माने BA के मतलब कि BA के सापेक्ष ये दोनों रेखाएं, ये दोनों भुजाएं छोटी है। BA के सापेक्ष ये दोनों भुजाएं तो छोटी ही नो है, क्योंकि ये तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। लेकिन समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा हम नहीं फाइंड कर सकते हैं जब तक कि मान न मिले, और मान मिलने के अनुसार ही हम फाइंड कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा कर्ण होगी या लंब होगी, या सबसे बड़ी भुजा लंब होगी या कर्ण होगी, तब हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब कभी कभी ऐसा भी तो सिचुएशन आ सकता है कि कहीं लंब बड़ा दे दे, कहीं आधार बड़ा दे दे, तो इसीलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्योंकि 1 से कम कब होगा, जब आधार बड़ा होगा। 1 से कम कब होगा, जब आधार बड़ा होगा। देखिए जब यहाँ पे आधार बड़ा हो रहा है, जब यहाँ पे हमने आधार को केस 2 में जब हमने आधार को बड़ा किया तब तो 1 से छोटा आ जा रहा है, जी हाँ बिल्कुल आ जा रहा है। लेकिन अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि हर क्वेश्चन में आधार का ही मान छोटा दे, क्योंकि आधार से बड़ा लंब भी तो हो सकता है, आधार से बड़ा लंब भी तो हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे लंब बड़ा था, यहाँ पे लंब केस 1 में लंब बड़ा था, 4/2 था, तो ये tan a का मान 1 से बड़ा आ गया। इसीलिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यह स्टेटमेंट असत्य है। क्या लिखेंगे हम अपने आंसर में, लिखेंगे यह स्टेटमेंट असत्य है। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता। हाँ 1 से जरूर कम होता है, tan a का मान 1 से जरूर कम होता है, लेकिन सदैव नहीं होता है। किस प्रकार, आप केस 1 में देख सकते हैं कि tan a का मान 1 से बड़ा आ गया है, लेकिन इस केस में आप देखेंगे तो tan a का मान 1 से छोटा आ गया है। तो ये तो आप जरूर कह सकते हैं कि tan a का मान 1 से कम होता है। तो देखिए tan a का मान 1 से कम जरूर होता है, लेकिन सदैव नहीं होता है। देखिए कैसे, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तब तो इसका आंसर होगा असत्य। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछता कि tan a का मान 1 से कम होता है, तो आपका आंसर होता है यस 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। कैसे, क्योंकि यह सदैव की, यूनिवर्सल की बात नहीं कर रहा है, यह सदैव की बात नहीं करेगा, तब यहाँ पे आंसर होगा यस। तो चलिए, आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, और आप लोग को इस क्वेश्चन को रटना नहीं है। जैसा मैंने बताया, न समझ में आए इसे फिर पुनः देख लेना है, लेकिन इस क्वेश्चन को बारीकी से समझने की जरूरत है, क्योंकि कई बच्चे इसे याद कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 को लिख दिया है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी भी मान के लिए, यानी कोण एंगल कोई भी हो, सेक ए इक्वल टू 12/5 होगा। सेक ए इक्वल टू 12/5 होगा या नहीं होगा, इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा है। तो चलिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से हम ये ज्ञात करते हैं कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होगा, 12/5 होगा। तो चलिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए और इसे हम नामकरण कर देते हैं, इसके कोण का नामकरण कर देते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया बी, यहाँ पे ले लिया सी, यहाँ पे ले लिया ए। देखिए
हमने यहाँ पे ए यहाँ पे लिया क्योंकि यह लंब और आधार बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हालांकि आप ए को कहीं भी ले सकते हैं, तो ए जब आप कहीं पे लेंगे तो उसके अनुसार वह आधार हो जाएगा। तब देखिए क्या करते हैं। अब ये क्वेश्चन बोला है कोण ए के किसी मान के लिए, मतलब एंगल कुछ भी हो, सेक ए का मान 12/5 हो सकता है, सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के द्वारा फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए क्या करते हैं, सेक ए, ठीक, सेक ए इक्वल टू कितना दिया है 12/5, सेक ए इक्वल टू कितना दिया है 12/5। तो सेक ए, तो पहले आप सोचिए कोस ए इक्वल टू कितना होता है आधार बाई कर्ण, कोस ए इक्वल टू कितना होता है आधार बाई कर्ण। तो जब कोस ए इक्वल टू होता है आधार बाई कर्ण, तो सेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा कर्ण बाई आधार, सेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा कर्ण बाई आधार। तो हम इक्वल टू में लिख देते हैं कर्ण बाई आधार, इक्वल टू में हम क्या लिख देते हैं कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई आधार। तो सेक कोस इक्वल टू कितना होता है आधार बाई कर्ण, तो सेक इक्वल टू कितना हो जाएगा कर्ण बाई आधार, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तब देखिए यह क्या बोला है, सेक ए इक्वल टू 12/5 है। तो देखिए हम अब इसे ग्राफ में इसे ड्रॉ कर देते हैं। कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान दिया है 12 और आधार का मान दिया है 5, ठीक। अब देखिए अब बोला है कि क्या, अब बोला है क्या कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है। तो 12/5 को जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आएगा 2.4। अब देखिए क्या करना है, ये तो ऊपर में है कर्ण और नीचे में है आधार, यानी देखिए कहने का मतलब ये कर्ण है तो इसमें सबसे बड़ी भुजा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, सिचुएशन कैसा भी हो, यहाँ पे कर्ण हमेशा बड़ा ही होता है। यहाँ पे कर्ण हमेशा सेक ए के लिए कर्ण हमेशा बड़ा ही होगा, क्योंकि सेक ए का ही फॉर्मूला होता है कर्ण बाई आधार। और आप जानते भी हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो यानी सबसे बड़ी भुजा तो हो गई कर्ण ऊपर, और सबसे छोटी नहीं कर सकते हैं लेकिन छोटी जरूर कर सकते हैं, और छोटी भुजा हो गई आधार। यानी सेक ए का मान हमेशा 1 से बड़ा आने वाला है, सेक ए का मान हमेशा 1 से बड़ा आने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्ण ऊपर है और ऊपर होने की वजह से यह इसका मान हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब देखिए ये तो हो गई कर्ण और ये हो गया आधार। अब आप जरा सोचिए, ये बोला है कोण ए के किसी भी मान के लिए, अब ये 2.4 है, तो देखिए कर्ण तो हो गया 12, आधार हो गया 5। तो आप देखिए जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक कथन जरूर देखने को मिलेगा कि सेक का मान, सेक थीटा का मान या ए का मान 1 से लेकर अनंत की ओर जाता है। अभी यह क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ा कठिन लगे, लेकिन हाँ हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अभी भी समझ में आ जाए विथआउट वैल्यू टेबल। यानी साइन एक टेबल होता है जो अगले प्रश्नावली में हमें पढ़ना है, उसमें मान देता है साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री वगैरह वगैरह देता है। तब देखिए जब आप उस टेबल में जब आप मान पढ़ेंगे तो सेक थीटा का मान 1 से लेकर हमेशा अनंत की ओर बढ़ता है। अब बात आई कि 1 का मान, सेक का मान 1 से लेकर हमेशा अनंत की ओर क्यों बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक यह है कि सेक का मान 1 से लेकर अनंत की ओर क्यों बढ़ता है। तो 1 से लेकर अनंत की ओर इसलिए बढ़ता है कि ऊपर है कर्ण, ऊपर है कर्ण, तो कर्ण तो ऊपर है और आधार नीचे है, और यहाँ पे कर्ण तो कुछ भी हो सकता है। सिचुएशन के अनुसार यहाँ पे कर्ण तो कुछ भी हो सकता है, या तो यहाँ पे 100 दे दे, 1000 दे दे, या यहाँ पे आपके 50 दे दे या 15 दे दे, वो कुछ भी हो सकता है। हो सके कि अनंत के आसपास की वैल्यू दे दे, क्या हो सकता है अनंत की आसपास की वैल्यू दे दे। तो ये तो कर्ण तो हमेशा ऊपर ही रहने वाला है, और ये मान और सेक का मान, और सेक का मान 1 से बड़ा ही आने वाला है, और कर्ण बाई आधार का मान, आधार से तो कर्ण बड़ा ही मान देने वाला है। आधार का मान कर्ण से छोटा ही होगा, आधार का मान कर्ण से छोटा ही होगा, लेकिन कर्ण का मान आधार से जरूर बड़ा होगा। इस केस में किस में, तो सेक ए में। तो अब देखिए कर्ण का तो मान
हमेशा ही बढ़ते चला जाएगा अनंत की ओर। ये तो बोला है कि वन से लेके अनंत की ओर, यानी सेक ए का मान 1 से अनंत की ओर बढ़ता है। तो जब सेक ए का मान 1 से अनंत की ओर बढ़ता है तो इसमें इस पीरियड में ऐसा वैल्यू, ऐसा कोई एंगल जरूर होगा इसमें कि यह 2.4 लाई करे। अभी आपको समझने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन कोई ना, हम आपको समझाते हैं। देखिए अब देखिए, बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला है कि क्या एंगल कुछ भी हो, क्या सेक ए इजकल टू 12/5 हो सकता है, क्या सेक ए इजकल टू 12/5 हो सकता है, यानी 2.4 हो सकता है। तो देखिए जब सेक थीटा का मान निकालेंगे, यानी सेक ए का मान निकालेंगे, तो एक टेबल होता है, वैल्यू टेबल होता है, उसमें सेक का मान 1 से लेके अनंत तक जाता है। सेक का मान 1 से लेके अनंत तक जाता है और उसके अनुसार एंगल भी चेंज होते जाता है। तो जब इसका मान 1 से लेके अनंत तक होता है तो इसमें 2.4 जरूर लाई करेगा। तो जब 2.4 जरूर लाई करेगा तो उसका एंगल कुछ भी हो सकता है, 2.4 का एंगल कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू। तो ये क्वेश्चन में यही ना बोला है कि कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए का मान बराबर 12/5 हो सकता है। तो आप देखते हैं जब इस पीरियड में 1 से लेके अनंत वाले पीरियड में देखते हैं तो जी हाँ 2.4 लाई करेगा। तो जब 2.4 इस पीरियड में लाई करेगा तो उसका एंगल कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ एंगल तो जरूर होगा, चाहे आप एंगल जो भी हो। यहाँ पे क्वेश्चन में भी कहा है कि कोण ए के किसी भी मान के लिए, कोण ए के किसी भी मान के लिए, यानी वो स्पष्ट कर दिया है कि एंगल कुछ भी हो, आपको एंगल पे ध्यान नहीं देना है, एंगल कुछ भी हो, आपको बस इतना बताना है कि क्या सेक ए का मान किसी भी, कभी भी, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एंगल की सिचुएशन में 2.4 हो सकता है। तो आपका आंसर होगा यस, यह हो सकता है। आपका आंसर कितना होगा? यस, यह हो सकता है। तो यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। यस, ऐसा सिचुएशन आ सकता है जिसमें कि एंगल के हिसाब से वैल्यू 2.4 हो। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम आपसे एक बात पूछते हैं, आप जरा बताइए कि यह अनंत है, मैंने यहाँ पे लिखा इन्फिनिटी, मैंने यहाँ पे लिखा इन्फिनिटी। अब आप बताइए क्या यह अनंत एक वास्तविक संख्या है या अनंत कौन संख्या है? यानी आप तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और क्या इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा। तो आप उस समय एग्जाम्पल पढ़ते समय आपको इन भाई साहब से दर्शन जरूर हुआ होगा। तो आप एक बात बताइए कि क्या इन्फिनिटी है? यह चिन्ह ऐसा होता है जो 8 आप लिखते हैं ना परपेंडिकुलर, यह 8 पैरेलल लिखा जाता है, तो इसे हम अनंत कहते हैं। यानी कोई संख्या बहुत ज्यादा हो, यानी कोई चीज बहुत भारी मात्रा में हो। तो बताइए आप, क्या अनंत एक रियल नंबर है? अनंत एक रियल नंबर है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, अनंत एक रियल नंबर नहीं है। इसे मैथ में किसी भी कैटेगरी में हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक सिंबल है। क्यों? क्योंकि यह एक सिंबल है। अनंत को जब हम उपयोग करते हैं कि कोई भी चीज काउंटिंग न की जा सके, कोई भी चीज काउंटिंग न की जा सके या उसकी व्याख्या न की जा सके कि वह संख्या कितनी मात्रा में है, उस समय उस सिचुएशन के लिए हमें इन सिंबल का प्रयोग करते हैं। और इस सिंबल का मतलब ही होता है अनंत, इस सिंबल का मतलब ही होता है अनंत, इन्फिनिटी। तो यह एक रियल नंबर नहीं है, आपको यह बात बस ध्यान में रखना है कि यह इट इज सिंबल, यह एक सिंबल है, यह एक रियल नंबर नहीं है। इसे हम तब यूज करते हैं कि कोई चीज को काउंटिंग न कर सके। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 में ही क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तब तक के लिए आप यहाँ तक देख सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी लिख दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि कोस ए, कोण ए के कोसिकेंट, कोण ए के कोसिकेंट के लिए एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब यह है कि क्या हम कोसिकेंट को शॉर्ट नेम के रूप में, हमने बताया भी था कि त्रिकोणमितिक रेशियो में जब क्वेश्चन त्रिकोणमितिक रेशियो के आधार पर सोल्व करते हैं तो हम उसके शॉर्ट नामों का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा समय बचे और हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में अच्छी समय मिल सके। तो देखिए क्या इस क्वेश्चन में बेसिकली यह कहा है कि क्या
कोसिकेंट को हम शॉर्ट नेम कोस दे सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए आप क्वेश्चन में ये बोला है, क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला है, क्या बोला है कि क्या आप कोसिकेंट को इतना, कोसिकेंट ए को इतना इक्वल टू लिख सकते हैं कोस ए के। तो आप वीडियो पॉज करिए और सोचिए क्या कोसिकेंट मतलब क्या, अभी नहीं बताएंगे हम क्या। देखिए आप वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कोसिकेंट को कोस ए के इक्वल टू लिख सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स आपको ज्ञात हो गया होगा कि यह इसके इक्वल टू नहीं हो सकता है। क्यों? तो कोसिकेंट का हमने बताया था कि कोसिकेंट का शॉर्ट नेम होता है कोसेक। कोसिकेंट का कोस नेम होता है कोसेक ए। कोसिकेंट का शॉर्ट नेम क्या होता है? कोसेक होता है। कोसिकेंट का शॉर्ट नेम क्या होता है? कोसेक होता है। और इसका क्या होता है? और कोस का फुल नेम क्या होता है? कोस का फुल नेम होता है कोसाइन। कोस का फुल नेम होता है कोसाइन ए। तो अब आप बताइए क्या कोसेक ए कोसाइन के बराबर होता है? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, कब? जब इसके न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो तो हो सकता है, उस केस में तो हो सकता है। लेकिन जब न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास ना अवेलेबल हो उस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए क्या कोसेक, और कोसेक को हमने एक और नाम दिया था जिसे हम कहते हैं CSC, इसे भी हम पढ़ते हैं कोसेक ए CSC। कोसेक को हम एक शॉर्ट नेम भी देते हैं, छोटा नाम है जो 3 लेटर का है, CSC थीटा, यानी कोसेक थीटा। तो अब बताइए कोसिकेंट का तो शॉर्ट नेम हुआ कोसेक थीटा, कोसिकेंट का शॉर्ट नेम हुआ कोसेक थीटा, और कोस का फुल नेम हुआ कोसाइन थीटा। तो क्या कोसेक को कोसाइन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका भी आंसर हो गया, इसका भी आंसर होगा असत्य है, यह स्टेटमेंट असत्य है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, तब तक के लिए यहां तक कॉपी कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी लिख लिया है, और क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि क्या कोट और ए का गुणनफल होता है? जी बिल्कुल नहीं। देखिए कैसे, इसका आंसर कितना होगा, तो देखिए कैसे इसका आंसर, ये क्वेश्चन में बोला है कि क्या कोट ए इक्वल टू कोट गुणे ए होता है। इस क्वेश्चन में हमें यही बोला है कि क्या कोट ए इक्वल टू कोट इंटू ए होता है, कोट इंटू ए होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए जी हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह एक कंबाइन फंक्शन है, यह एक कंबाइन फंक्शन है। इसका मतलब क्या, अब आप गणित में केवल आप जब कोट कहेंगे तो इसका वैल्यू कुछ नहीं है, इसका वैल्यू कुछ नहीं है। जब आप गणित में केवल कहेंगे कोट का मान बताइए, तो यह क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है। कोट का हम क्या मान बताए? कोट इक्वल टू कुछ नहीं, आई डोंट नो कोट क्या होता है। गणित में इसका विवेचना ही नहीं है कि कोट मतलब क्या होता है, तो कोट कुछ होता ही नहीं है गणित में। हाँ कोट गणित में कब उसका वैल्यू कब बढ़ जाता है, जब कोट इंटू ए साथ में एंगल आ जाए, तो एंगल के ही बेस पे तो सब खेल है। तो कोट हमें बेसिकली देखिए, तो देखिए कोट ए हमें क्या बताता है, कोट से तो हम यह फाइंड कर लेते हैं कि कोट देखिए जब ये रहेगा तभी इसका भी वैल्यू होगा, जब ये रहेगा तभी इसका ही वैल्यू रहेगा, यानी जब ये दोनों रहें तब ये मान सही है। यानी कहने का मतलब ये दोनों इनटू में नहीं है। कैसे? देखिए जब आप गणित में केवल जोहेंगे कोट तो इसका वैल्यू कुछ नहीं मिलने वाला है, जब जोहेंगे ए इसका भी वैल्यू कुछ नहीं मिलने वाला है सिचुएशन के अनुसार। अब देखिए कोट ए, तो कोट ए ये तो हो गया एक रेशियो, ये क्या हो गया एक रेशियो, यह हो गया एक रेशियो। और जब साथ में आप एंगल जोड़ देते हैं तो यह और भी सुंदर दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है कि रेशियो तो हमें बताना है, कोट का रेशियो तो हमें बताना है, लेकिन सापेक्ष किसके बताना है, तो ए के सापेक्ष। यानी इसे हम क्या पढ़ेंगे, कोट एंगल ए के सापेक्ष कोट का रेशियो। इसे हम एक और तरीके से पढ़ सकते हैं, एंगल ए के सापेक्ष कोट का रेशियो। तो यह तो एक कंबाइंड फंक्शन है, जैसे क्या यहाँ पे देगा आपको, आप अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे तो हो जाएगा कोस 60 डिग्री। तो क्या आप कोस को ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोस इंटू 60 डिग्री,
ऐसा लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। और हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यह नॉट इक्वल टू होता है, यह बराबर नहीं होता है। इसमें आपको भ्रम में नहीं पड़ना है कि यह इनटू में होता है या इनटू में नहीं होता है, यह एक कंबाइंड फंक्शन है। इसीलिए आप इस बात को इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं और इसका भी आंसर होगा असत्य। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 11 के 4, 11 के 1 जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 1 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। हम सेम उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि क्या किसी भी कोण के लिए, चाहे एंगल जो भी हो, एंगल बड़ा से बड़ा हो या छोटा से छोटा हो, ये बोला है किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा इजकल टू 4/3, साइन थीटा इजकल टू 4/3। अब जरा आप सोचिए क्या, अब जरा आप सोचिए कि साइन थीटा इजकल टू कितना होता है, साइन थीटा इजकल टू कितना होता है, लंब बाई कर्ण। तो आप इस इजकल टू में लिखिए लंब बाई कर्ण, इजकल टू में लिखिए लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए लंब को देखिए, लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 3। अब तो आप इस फिगर को ही देख के बता सकते हैं कि यह फिगर बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? तो आप जरा सोचिए क्या, आप जरा सोचिए कि कभी भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कर्ण से बड़ा लंब हो सकता है? कर्ण से बड़ा लंब हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। और यहाँ पे तो जब हमने फिगर ड्रॉ किया तो ये तो बिल्कुल गलत निकल गया भाई, ये तो बिल्कुल गलत निकल गया। 4 दिया है लंब और कर्ण दिया है 3। तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण से बड़ा लंब होता है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। हाँ अगर ये ऐसा कहता, क्या हाँ अगर ये ऐसा कहता कि 4/3, अगर ये ऐसा करता 4/3 तब ये अप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कहा है। यहाँ पे दे दिया है 4 और यहाँ पे दे दिया है 3। तब तो ये देखने से ही लग रहा है कि यह स्टेटमेंट असत्य है। क्या? यह स्टेटमेंट असत्य है। अब देखिए, अब इन्हीं वजह से क्या, इन्हीं वजह से कभी भी क्या, कभी भी साइन थीटा का मान या तो 1 के बराबर होता है या 1 से छोटा होता है, लेकिन साइन थीटा का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्या? साइन थीटा का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। क्या? यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कैसे? यहाँ पे जब आप इसे भाग देंगे तो ये आएगा 1.3 आते रहेगा 1.33। तो क्या अब बताइए, क्या साइन थीटा का मान 1 से बड़ा होता है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। अब आप यहीं पे देख के बता सकते हैं कि साइन थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं होता है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि 1 से बड़ा आ गया और साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होता है। यह इसलिए होता है कि ऊपर में लंब है और लंब का वैल्यू कर्ण से तो छोटा ही रहेगा। कभी भी लंब का वैल्यू कर्ण से तो छोटा ही रहेगा। और जब लंब का वैल्यू कर्ण से छोटा रहेगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है लंब, जैसे यहाँ पे नहीं, यहाँ जैसे लंब का वैल्यू कर्ण से तो हमेशा छोटा ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे रहेगा 4। भले ही 1 का अंतर हो, भले ही 0.1 का अंतर हो, लेकिन यह लंब हमेशा छोटा ही रहेगा और यह अनुपात हमेशा 1 से, यह अनुपात हमेशा 1 से छोटा ही आएगा, 1 से छोटा ही आएगा या 1 के बराबर आएगा, 1 से छोटा ही आएगा या 1 के बराबर आएगा। 1 से यह अनुपात केवल 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा ही आएगा। तब देखिए, इसीलिए साइन थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं होता है, या तो 1 होता है या 1 से छोटा होता है। और ये क्वेश्चन गलत है। कैसे? लंब तो बोल दिया 4 और कर्ण बोल दिया 3, तो ऐसा नहीं हो सकता है।
तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इन क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझा होगा। तो यही कारण था इस क्वेश्चन को हमें एक स्पेसिफिक वीडियो में बनाने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसे याद कर लेते हैं और ये बोर्ड में यह क्वेश्चन जरूर पूछता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में यह क्वेश्चन जरूर देता है, और न दे तो लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन में देगा कि इसे एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो इसीलिए हमने यह एक स्पेशल वीडियो में बनाया। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 और उसकी कुछ थ्योरी और बेसिक नॉलेज जानेंगे। तब तक के लिए आज के लिए हम इतना ही काफ़ी करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।